हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज साहू है। कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा यूपीटी कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी एक सीरीज़ चला रहे हैं, एकाग्र सीरीज़, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ का संपूर्ण अध्ययन पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति का अध्ययन किया है। इसके पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर किया था लोक कलाकार को। दूसरा टॉपिक हमारा हो गया है छत्तीसगढ़ की लोक गाथा। तीसरा टॉपिक हो गया है हमारा छत्तीसगढ़ के त्यौहार। और चौथा टॉपिक हुआ था हमारा छत्तीसगढ़ में जितने भी मड़ई मनाए जाते हैं वो। आज हम पढ़ने वाले हैं इन 3 टॉपिक को, जिसमें वाद्य यंत्र, लोक नृत्य और लोकगीत ये शामिल रहने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र। छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र को हम लोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार जो वर्गीकरण है उसके आधार पर पढ़ने वाले हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्र को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहला है औनद वाद्य, दूसरा है तत्वाद्य, तीसरा है घन वाद्य और चौथा है सुशिर वाद्य। औनद वाद्य में आप लोग देख पा रहे होंगे इमेज में कि एक होलो बॉक्स रहता है, उस पे चमड़े का या लेदर का लेयर लगा होता है। इसके एग्जाम्पल में सिंग बाजा है, निशान है, चांग या डफली, तुड़बुड़ी, नगाड़ा, मृदंग, मांदर और रैगढ़ी। इसमें से जो सिंग बाजा, गुदुम, डफली और नगाड़ा ये एक मुखी होते हैं, जबकि मृदंग, मांदर और रैगढ़ी ये द्विमुखी होते हैं। द्विमुखी का अर्थ होता है इनके 2 मुख होंगे जिनसे बजाए जा सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार का। हम इसको इमेज में देखने वाले हैं, इमेज के फॉर्म में भी इस प्रकार का रहेगा द्विमुखी, और सिंगल मुखी में ये रहेगा तबला। दूसरा हमारा है तत्वाद्य। इसमें तार लगे होते हैं और तार से ही ध्वनि उत्पन्न होती है और उन्हीं से धुन निकलता है। इसमें है पहला सारंगी, दूसरा राम बाजा, तीसरा ढुसीर, तंबूरा और किंकरी इसके उदाहरण हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। घन वाद्य, इसमें एक धातु का ठोस पदार्थ रहता है जिसको आपस में टकराने से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें मंजीरा, चिटकुल, मुयांग, तिरड्डी और झांझ ये कुछ उदाहरण हैं इसके। इसी प्रकार है लास्ट सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य में हवा से फूंक मारकर एक ध्वनि निकाली जाती है। इसमें है तोड़ी, अकुम, सुलुट, अलगोजा, नेफ्री, मोहरी और बांसुरी ये इसके उदाहरण हैं। इसमें से हम लोग कुछ देख लेते हैं इमेज के फॉर्म में, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये तंबूरा है। तंबूरा आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तार लगा होता है और इसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये उदाहरण होता है तत्वाद्य का। ये मंजीरा है। मंजीरा आप लोग देख पा रहे होंगे 2 मेटल के हैं, ये धातु है, इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। ये है घन वाद्य। ये तोड़ी है, ये सुशिर वाद्य है। करताल है, ये भी घन वाद्य ही है। मृदंग ये देख पा रहे होंगे द्विमुखी आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये औनद वाद्य है। ये भी औनद वाद्य है। ढोल ये है निशान या गुदुम बोलते हैं इसी को, कहीं कहीं पर इसको सिंगबाजा भी कहा जाता है। एक है डफली या खंजरी बोलते हैं इसी को, ये है दफड़ा और ये है मांदर जो जनजातियों में बहुत प्रचलित है। ये नगाड़ा है, ये गुदुम है जिसको सिंग बाजा भी बोला जाता है। ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा दिख रहा है। ये है अलगोजा, सुशिर वाद्य है। ये है झांझ जो घन वाद्य के तहत आता है, और ये मोहरी है जो सुशिर वाद्य में आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य को। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पंथी नृत्य। पंथी नृत्य में ये कौन करता है, कब किया जाता है और क्या है, इसमें क्या किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन करते हैं। पंथी नृत्य को सतनाम पंथ में किया जाता है और ये माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इसमें गुरु घासीदास के जीवन का चरित्र, इसकी व्याख्या की जाती है। इनके उपदेशों का वर्णन होता है गीत और गायन के माध्यम से। इसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं पंथी नृत्य में, जैसे जैत खाम का एक विशेष महत्व होता है। गिरौदपुरी में एक जैत खाम की स्थापना की गई है जो छत्तीसगढ़ में पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी ऊंचाई 77 मीटर है जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर की,
जबकि ये 77 मीटर है, उससे भी ऊंचा है ये। इसमें कुछ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है पंथी नृत्य में, जिसमें से मांदर और झांझ ये दोनों प्रमुख हैं। मांदर को देखे थे हम लोग अभी, अवनद वाद्य में आता है, और झांझ घन वाद्य में आता है। इस पंथी नृत्य की कुछ विशेषता होती है, इनकी शुरुआत जो है थोड़ी सी विलंबित गति से होती है, विलंबित अर्थात धीरे धीरे होती है, फिर धीरे से ये अपनी गति पकड़ता है। ये इसमें कलाबाजियाँ दिखाई जाती है और पिरामिड भी बनते हैं, जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, एक पिरामिड बना हुआ है, ये इस शेप में बना हुआ है। ये श्वेत ध्वज का विशेष महत्व रहता है, इनके जो जैत खाम रहते हैं उसमें श्वेत ध्वज का पताका लगाया जाता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है देवदास बंजारे जी। इसमें हम लोग देख लेते हैं अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गुरु घासीदास जी के बारे में। गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1756 को। इनकी माता का नाम था अमरावतीन और पिता थे इनके महंगूदास। इनके गुरु थे जगजीवन दास जी, इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था सतनाम पंथ का, वो दिया था तेलासी बाड़ा में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। तेलासी बाड़ा एक गांव है, वहाँ दिया था पहला उपदेश। इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। इनके 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, उनमें से बालक दास इनका ज्येष्ठ पुत्र था और इन्हीं को ही उत्तराधिकारी बनाया गया था। इसके अलावा एक और इनके पुत्र थे अगमदास। इन्होंने समाधि लिया था बंगोली नामक गांव में। ये पेपर में पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसी में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा सतनाम पंथ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। सतनाम पंथ की भारत में स्थापना वीरभान ने किया था, जो नरनौल जिला हरियाणा से संबंधित थे। ये पूरे भारत की बात हो रही है, और अगर छत्तीसगढ़ में बोला जाएगा तो गुरु घासीदास को ही लेना है। सतनाम पंथ के प्रवर्तक अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ में तो गुरु घासीदास जी ही आएंगे। इसके अलावा कहीं कहीं पर रायपुर गजेटियर में जैसे कि रैदास का नाम भी दे देता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मान्य है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा जो लोक नृत्य है वो है राउत नाचा। राउत नाचा को कौन करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। राउत यादव लोग करते हैं, और ये जेठौनी और दिवाली, मड़ई, इस सब में राउत नाचा होता है। इसमें क्या रहता है, जनरली राउत नाचा का इष्ट, राउत लोगों का इष्ट जो देवता है वो है श्री कृष्ण, इनकी पूजा की जाती है। विशेष है राउत नाचा में कि इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, और महिला भी अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो पुरुष ही महिला के रूप में भाग लेते हैं। पशु मालिक के घर में जाकर नृत्य करते हैं इन लोग। राउत नाचा का जो नृत्य होता है पशु मालिक के घर में करते हैं, और दोहा वगैरह करते हैं, इसमें दोहा गाते हैं। राउत नाचा महोत्सव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान, ये बिलासपुर में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1978 से, कई बार पूछा जा चुका है व्यापम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अभी जो होने वाला है हाल ही में 2022 का, वो 45वां क्रम का होने वाला है। वाद्य यंत्र इसमें सिंग बाजा का प्रयोग करते हैं, गढ़वा बाजा एक्चुअल में पूरा सेटअप होता है, जिसमें सिंग बाजा रहते हैं, डफला रहता है, झांझ रहता है, मंजीरा रहते हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें ये पूरा सेटअप जो है गढ़वा बाजा का है। ये राउत लोग हैं जो एक डंडा पकड़ के नाच रहे हैं। तीसरा जो हमारा लोक नृत्य है वो है सुआ नाच या गौरा नृत्य भी बोलते हैं इसी को। ये छत्तीसगढ़ में सभी समुदाय द्वारा किया जाता है, जनजाति समुदाय भी करती हैं इसे। दीपावली के दिन मनाया जाता है ये, और इसमें भगवान शिव और गौरी की आराधना
सुआ के रूप में किया जाता है। इसका विशेष बात यह है कि इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। इसमें देख रहे होंगे पूरी महिलाएं भाग ले रही हैं। एक गोलाकार आकृति में इन लोग नृत्य करते हैं। बीच में धान का एक टोकरी रहता है, उसमें 2 सुआ रहते हैं। वो गौरा और गौरी का ही प्रतीक होता है। महिलाएं प्रत्येक घर के आगे गोलाकार झुंड बनाकर नृत्य करती हैं। ताली की थाप पर ये नृत्य और गायन होता है। इसमें गीत भी होता है और नृत्य भी होता है। टोकरी में धान रखकर इसमें नृत्य किया जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ। प्रसंग, इसमें स्त्री जीवन से संबंधित प्रसंग होता है, मायके से ससुराल से संबंधित उनकी समस्याएं या फिर उनके जीवन में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में रहता है ये। नृत्य के बाद अन्न की याचना करते हैं ये, और सुआ गीत भी गाते हैं। सुआ गीत जैसे कि तरी हरी नारी आप सुने होंगे गाना। मुकुटधर पांडे ने सुआ नाच को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है, अभी पूछा नहीं है। इसके बाद कुछ और लोक नृत्य हैं। अभी जो हम लोग लोक नृत्य पढ़ रहे हैं वो गैर जनजाति समुदाय का है। जनजाति समुदाय को हम लोग जब जनजाति शुरू करेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे एक एक लोक नृत्य को। डंडा नाच, इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। कहीं कहीं पे पुरुष भी लिखा रहता है, लेकिन आज अभी वर्तमान में दोनों भाग लेने लग गए हैं। डंडा लेकर वृत्ताकार नृत्य करते हैं इसमें, और कार्तिक शुक्ल एकादशी से फागुन पूर्णिमा तक ये डंडा नाच किया जाता है। छत्तीसगढ़ का रास नृत्य भी कहते हैं इसे। इसकी विषय वस्तु कृष्ण चरित्र, राम कथा, देवी वंदना या फिर सामाजिक विषय भी हो सकता है इसका। इनकी 3 शैलियाँ होती है, एक फलगुथनी, दूसरा डंडिया और तीसरा पिठाजोरी। ये डंडा नाच का है। फिर है फड़ी नृत्य। फड़ी नृत्य एक सामूहिक नृत्य गीत होता है। इसका जो विषय वस्तु रहता है वो हास्य व्यंग्य से संबंधित रहता है। हास्य व्यंग्य की प्रचुरता रहती है इसमें। इसके बाद है लोकगीत। लोकगीत में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पंडवानी। पंडवानी आप लोगों को पता ही होगा, छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रचलित है, और यहाँ पे झाड़ू राम देवांगन और तीजन बाई जैसे कलाकार भी हुए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है पंडवानी को। पंडवानी का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है पांडवों की वाणी। इसमें इसका आधार जो रहता है वो महाभारत ग्रंथ रहता है, और छत्तीसगढ़ में जो पंडवानी किया जाता है वो सबल सिंह चौहान का महाकाव्य जो है महाभारत पर आधारित है। ये इन पर पंडवानी की कथा होती है, पंडवानी का गायन होता है। इसमें जो मुख्य नायक होता है वो भीम और मुख्य नायिका द्रौपदी होती है इसमें। इसको बहादुरी से संबंधित लोक नाटक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भीम की बहादुरी का वर्णन होता है। वाद्य यंत्र अगर देखिए पंडवानी में तो तंबूरा और करताल ये दोनों प्रमुख होता है। तंबूरा मैं बताया था ये एक तरह का तत्वाद्य होता है, और करताल ये एक घन वाद्य होता है। इसकी 2 शैलियाँ होती हैं, कापालिक शैली और वेदमती शैली। इसका डिफरेंसेस अगर हम लोग देखें तो एक कपोल कल्पित, जैसे नाम से ही आप लोगों को दिख रहा होगा कापालिक, तो कपोल कल्पित घटनाएं होती है जो दिमाग में रहती है, जो स्मरण में रहती है, उस टाइप की घटनाएं कापालिक शैली में कही जाती है। जनमानस में अत्यधिक प्रिय है ये, और लोग केवल कथा गायन होता है, इसमें नृत्य वगैरह नहीं होता, इसमें केवल कथा गायन होता है। कलाकार है इसमें जो प्रमुख कलाकार है वो तीजन बाई, शांति बाई और उषाबाई। जबकि वेदमती में देखेंगे तो वेद सम्मत होती है, ये कपोल कल्पित थी, एक कम प्रचलित है अपेक्षाकृत। इसमें गायन, नर्तन और नाटकीयता, ये इसका सबसे मेजर डिफरेंस है कि इसमें गायन भी होता है, नर्तन भी होता है, नाटकीयता भी रहती है। इसमें जो प्रमुख कलाकार है वो झाड़ू राम देवांगन है, रेवाराम है, वो पुनाराम निषाद। झाड़ू राम देवांगन को पंडवानी का जनक भी कहा जाता है, आप लोग याद रख लीजिएगा, इसको मैं बता चुका हूँ लोक कलाकार वाली सीरीज में। इसके बाद है ददरिया। ददरिया छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है इसे, और इसका जो स्वरूप होता है इसमें प्रेम प्रसंग और प्रणय गीत ये गाया जाता है। इसका अवसर वैसे एक निश्चित फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे मिलता है कि फसलों की कटाई या श्रम करने के बाद इसको गाया जाता है। इसकी शैली जो है सवाल जवाब और श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है, सवाल जवाब वाली शैली में रहती है। जैसे कि आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे, नायक और नायिका का एक गीत है। इसमें नायक बोलती है कि करे मुखारी करौंदा रुक के, एक बोली सुना दे अपन मुख के। तो नायिका बोलती है एक ठन आमा के 2 ठन फांकी, मोर आँखी आँखी झूले तो आँखी। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे जो पहला पद रहता है इसका बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता, ये केवल इसके लिए तुकबंदी का काम करता है दूसरे पद के लिए। तो इसकी ये दूसरी विशेषता भी है ददरिया की, इसमें 2-2 पंक्ति के पद होते हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि पहला पद उतना यूजफुल नहीं होता, दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है जो लोकगीत है उसमें बसदेवा।
बसदेवा का जो कथानक रहता है ये महत्वपूर्ण है। इसमें श्रवण कुमार का कथानक रहता है। इसको हरबोलवा या फिर जय गंगान भी कहा जाता है। ये अभी हाल ही में परीक्षा में आया है कि हरबोला किसे कहा जाता है, तो बसदेवा इसका उत्तर है। इनका मुख्य कार्य जो रहता है बसदेवा का, वो गायकी है। इसके अलावा है चंदैनी। चंदैनी में लोरिक और चंदा, इसकी प्रेम गाथा का वर्णन होता है। लोरिक का संबंध रीवा गांव से किया जाता है, जबकि चंदा का संबंध आरंग गांव से लगाया जाता है। चंदैनी लोक गाथा का संबंध जो है लखौली गांव रायपुर से भी लगाया जाता है, जो इसकी पूरी लोक गाथा है उसका। जबकि इंडिविजुअल देखेंगे लोरी तो उसको रीवा और चंदा को आरंग से माना गया है। इसमें जो शैलियाँ रहती है लोरिक की, वो गाथामय शैली रहती है, जबकि चंदैनी की गीतमय शैली रहती है। ये डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो टिमकी और ढोलक है। इसमें जो प्रमुख कलाकार है वो चिंतादास है, इसको भी याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। ढोला मारू, इसको हम लोगों ने लोकगाथा में भी पढ़ा था। इनकी एक स्टोरी है ढोला और मारू की। इसमें जादूगरनी रेवा रानी का भी नाम आता है, तो आप लोगों को वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है ढोला मारू की कहानी को। ये एक प्रेम प्रसंग होता है और इसके प्रमुख कलाकार हैं सूरजबाई खांडे और जगन्नाथ कुमार। ये आप लोग देख पा रहे होंगे सूरजबाई खांडे को। भरथरी राजा भरथरी और रानी पिंगलाई की कहानी है। ये भी लव स्टोरी ही है। और ये इसमें जो प्रमुख कलाकार है, भरथरी गाने वाली गायिका जो प्रमुख है वो है सूरजबाई खांडे। इसको कई बार पेपर में पूछ चुका है कि भरथरी गाने वाली प्रमुख गायिका का नाम बताइए, तो सूरजबाई खांडे आपको लेना है। इसमें वाद्य यंत्र अगर देखेंगे तो एक तारा और सारंगी इसमें यूज़ किया जाता है। सातवां जो लोकगीत है वो है बांस गीत। बांस गीत नाम से ही स्पष्ट है, इसमें बांस का एक बड़ा सा वाद्य यंत्र होता है, उसे बजाया जाता है। राउत जाति के लोग इसको गाते हैं बांस गीत को। इसकी विषय वस्तु जो रहती है वो कर्ण और मोराध्वज, इसकी कहानी रहती है मूलतः। इसमें करुण रस का भाव होता है और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं बांस गीत के वो है केजूराम यादव और नकुल यादव। भोजली गीत को मैं बताया था जब भोजली हम लोग त्यौहार पढ़ रहे थे, तो इसकी शुरुआत होती है नाग पंचमी के दिन से भोजली की बुआई की। ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन तक चलता है। ये इस बीच में जब ये अंकुरित हो रहा होता है भोजली धान, जौ और गेहूं को बोया जाता है भोजली के रूप में। तो ये जब अंकुरित होते हैं तो इनको जवार कहा जाता है। तो ये जब नाग पंचमी से रक्षाबंधन के जो बीच का दिन है तो रात्रि में ये भोजली गीत गाते हैं, उसी को भोजली गीत बोला जाता है। जैसे आप लोगों ने गाना सुना होगा अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, वो भोजली गीत ही है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। कर्मा गीत कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कहीं कहीं पे ये करम सैनी भी लिखते हैं इसको करम सैनी। तो दोनों ही सही है, इसको याद रख लीजिएगा। पुरुष और स्त्री दोनों इसमें भाग लेते हैं। इसका आयोजन विजयादशमी से लेकर अगली वर्षा ऋतु तक किया जाता है। इसके बाद है हमारा लास्ट विवाह गीत में इसमें से पूछने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन मेंस में इसको पूछा जा सकता है और अगर प्रीलिम्स या फिर व्यापम में इसको सीक्वेंस में जमाने के लिए पूछ सकता है। तो सबसे पहले होता है चुलमाटी, फिर है तेलचढ़ी, इसके बाद है मायन, फिर बारात गीत, परघौनी, भड़ौनी, भांवर, टिकावन और पठौनी। चुलमाटी आप सभी को पता होगा, मिट्टी लाने के लिए जाते हैं, जो सुहासिनी रहती है वो। तेलचढ़ी में तेल हल्दी चढ़ाया जाता है। मायन इसके बाद होता है तेलचढ़ी के बाद, जब दूल्हे या दुल्हन को नहलाया जाता है। तो बारात गीत बारात निकलने से पहले गाया जाता है। परघौनी गीत बारात स्वागत के समय गाया जाता है। भड़ौनी गीत ये एक हास परिहास वाला गाना रहता है, जब खाना खा रहे होते हैं बाराती लोग तब गाया जाता है। भांवर फेरा लेने के समय गाया जाता है। और टिकावन ये जब टिकावन हो रहा होता है वर पक्ष या वधु पक्ष में, उस समय गाया जाता है। और पठौनी विदाई के समय गाया जाता है गीत। तो इसको सीक्वेंस में जमाने के लिए पूछ सकता है और मेंस में विवाह गीत का वर्णन करिए करके भी पूछा जा सकता है। इसमें जो प्रश्न बनेंगे प्रीलिम्स और व्यापम में, तो सीधे प्रश्न बनते हैं कि कौन सा गीत कब गाया जाता है, या इसमें कौन भाग लेते हैं, या इसकी प्रमुख गायक या गायिका कौन है।
तो बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कर्मा को बहुत पूछता है किससे संबंधित है, तदरिया को बहुत पूछता है कि किससे संबंधित है, प्रेम प्रसंग को उत्तर लेता है। तो इसमें बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो इसको याद रख लीजिएगा। जितने भी पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं आज यहाँ पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत टू दी पॉइंट है। कंपटीशन विंग की तरफ से एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है ज्ञान समर के नाम से। ये इसका रजिस्ट्रेशन जो है निःशुल्क कर दिया गया है और अभी जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है ये 28 अगस्त को होने वाला है। इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा आप लोग। इसका आपको पाठ्यक्रम भी मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, जिसमें सामान्य अध्ययन रहेगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। गणित और तार्किकता के भी प्रश्न रहेंगे और कंप्यूटर और सामान्य हिंदी के भी 5 प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग इसको दे सकते हो। ये बहुत अच्छा अवसर है आप लोगों को एक टैबलेट जीतने का और एक मोबाइल फ़ोन जीतने का। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। इसके अलावा कंपटीशन विंग अभी हाल ही में एक टेस्ट सीरीज़ भी ऑर्गेनाइज करवा रही है, जो अभी बिल्कुल निःशुल्क है, जो फर्स्ट फेज़ है वो। तो आप इसमें बिल्कुल इनरोल कर सकते हो। आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल कंपटीशन विंग के नाम से है और आप इसमें कॉल भी कर सकते हो। ये हमारा संपर्क नंबर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।